हमारे इतिहास की पुस्तकें हमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए एक प्रसिद्ध संघर्ष के बारे में बताती हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य के अधिकांश पूर्वी भूभाग पर उसके एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर का अधिकार हो गया था और ऐसी मान्यता है कि इस समय सेल्यूकस निकेटर का सामना चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, जिसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। इस पराजय के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तव में हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था कि नहीं। यदि हम इस घटना से संबंधित स्रोतों की बात करें तो हम यह देखते हैं कि इस घटना का विवरण किसी भी भारतीय ग्रंथ में नहीं मिलता। यह पूरा प्रसंग पश्चिमी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और यह पश्चिमी स्रोत भी समकालीन नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सारे ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बहुत वर्षों बाद लिखे गए हैं और कुछ विद्वानों की माने तो इन बाद के ग्रंथों ने मेगास्थनीज की इंडिका को अपना आधार बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका का पूर्ण रूप अब नष्ट हो चुका है और उसके कुछ खंडित भाग बाद के लिखे गए पश्चिमी स्रोतों में हमें पढ़ने को मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस घटना से संबंधित कोई भी प्राथमिक ग्रंथ हमारे पास नहीं है। इसी कारण से इस पूरे प्रसंग पर स्पष्टता से कुछ कह पाना अत्यंत ही कठिन हो जाता। इन पश्चिमी स्रोतों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए इस युद्ध के कारणों का कोई भी वर्णन नहीं मिलता, लेकिन मेरे अनुसार इस युद्ध के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो चंद्रगुप्त मौर्य का सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार करने की इच्छा। वह जानते थे कि एक बड़ी ग्रीक आबादी अभी भी इस क्षेत्र में निवास कर रही थी, जो आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न करने में सक्षम थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सेल्यूकस स्वयं को सिकंदर का उत्तराधिकारी मानता था। वह जानता था कि मृत्यु से पूर्व सिकंदर ने सिंधु नदी के पूर्व के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था और वर्तमान में यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन थे। सेल्यूकस पुनः इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। संभव है कि इन दोनों राज्यों के इस विरोधाभास ने ही इस युद्ध को जन्म दिया होगा। यदि हम इस युद्ध के काल की बात करें तो हम यह देखते हैं कि किसी भी पश्चिमी स्रोत में हमें इस युद्ध के काल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक पश्चिमी स्रोत है जिसमें हमको यह बताया गया है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ यह युद्ध सेल्यूकस निकेटर और एशिया माइनर के राजा एंटीगोनस के बीच हुए युद्ध से पूर्व हुआ था। और जैसा कि हमें पता है, सेल्यूकस निकेटर और एंटीगोनस के बीच युद्ध हुआ था 306 ईसा पूर्व में। तो हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध 306 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। ठीक इसी प्रकार से इस युद्ध के स्थान के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एक स्रोत है जिसमें हमको यह बताया गया है कि इस युद्ध से पूर्व सेल्यूकस निकेटर के राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बीच की सीमा थी सिंधु नदी। इस तथ्य से हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर हुआ था। इन स्रोतों में हमें इस युद्ध के स्वरूप के बारे में भी कोई सूचना नहीं मिलती, अर्थात हम यह नहीं जानते कि यह युद्ध कितना भीषण था या कितने समय तक यह युद्ध चला। एक स्रोत है जिसमें हमको यह बताया गया है कि यह युद्ध तब समाप्त हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर एक समझौते पर पहुंच पाए। इस प्रसिद्ध संधि के तीन मुख्य बिंदु थे। प्रथम, सेल्यूकस के अधिकांश उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर अब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। द्वितीय, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और तृतीय, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किए थे। हम एक के बाद एक इन तीनों बिंदुओं के तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करेंगे। यदि हम पहले बिंदु की बात करें तो यह पश्चिमी स्रोत हमें यह बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के 4 प्रांतों पर
अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह 4 प्रांत थे: हेरात, कांदाहार, मकरान और काबुल। इससे यह स्पष्ट है कि इस संधि का प्रथम बिंदु पूर्णतः सत्य है। यदि हम दूसरे बिंदु की बात करें तो कोई भी पश्चिमी स्रोत हमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी नहीं देता कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना से हुआ था। लेकिन दो विदेशी इतिहासकार स्ट्रेबो और एपियन की पुस्तकों में किसी प्रकार के एक वैवाहिक गठबंधन का विवरण अवश्य मिलता है, लेकिन यह दो विदेशी इतिहासकार भी समकालीन नहीं हैं। यदि हम स्ट्रेबो की बात करें तो स्ट्रेबो अपनी पुस्तक में एक ग्रीक शब्द एपिगेमिया का प्रयोग करते हैं। एपिगेमिया का अर्थ हुआ अंतर्विवाह या अंतर्विवाह का अधिकार, लेकिन स्ट्रेबो हमें यह नहीं बताते कि यह अंतर्विवाह किसके बीच हुआ था। वहीं एपियन अपनी पुस्तक में ग्रीक शब्द केडोस का प्रयोग करते हैं। केडोस का अर्थ वास्तविक विवाह से है, परंतु यहाँ भी स्ट्रेबो की भांति हमें यह नहीं बताया गया है कि यह विवाह किसके बीच हो रहा है। इन दोनों स्रोतों में हमें इस विवाह के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती। इसी कारण से इतिहासकारों के बीच इस घटना को लेकर दो प्रमुख मत हैं। पहले मत के अनुसार दोनों राजाओं के बीच एक वैवाहिक गठबंधन हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और अन्य इतिहासकारों की माने तो इस संधि से ग्रीक और भारतीयों में हो रहे वैवाहिक संबंधों को राजकीय मान्यता मिल गई थी। उनका मत यह है कि सेल्यूकस निकेटर की एक ही पुत्री थी जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ था। तो यह कैसे हो सकता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया हो? परंतु अन्य इतिहासकार इस आपत्ति को अधिक महत्व नहीं देते। उनके अनुसार संभव है कि सेल्यूकस निकेटर की कोई अन्य पुत्री रही हो जिसका वर्णन हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलता, और हो सकता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने किसी अन्य ग्रीक संबंधी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया हो। पर इन सभी मतों का विश्लेषण करने के पश्चात भी हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया होगा अथवा नहीं, क्योंकि हमारे समीप इस घटना से संबंधित पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अंतिम बिंदु की बात करें तो इतिहासकार विलियम वुडथॉर्प टान के अनुसार 500 हाथियों की संख्या ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा में 500 का प्रयोग एक बड़ी संख्या दर्शाने के लिए किया जाता था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बड़ी संख्या में हाथी प्रदान किए थे। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बड़ी संख्या में हाथी प्रदान किए थे, परंतु यह संख्या सटीक 500 रही हो यह आवश्यक नहीं। यदि मूल प्रश्न की बात की जाए कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, मेरा उत्तर होगा हाँ, क्योंकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जो पहले सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ चुके हैं। आगे चलकर हम यह देखते हैं कि यह संधि सफल सिद्ध होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और अशोक के समय में भी इन दोनों शक्तियों के बीच कोई भी संघर्ष नहीं होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो कृपया यह वीडियो देखें। धन्यवाद।